इसका लेक्चर नंबर क्या है? आज हमने जो है वो डिस्कस करना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप ऐसे पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं इसका बस जहाँ पर ब्रीफ से इसको पढ़ूंगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आप साइमल्टेनियसली, ठीक है, किसी क्वांटम पार्टिकल की जो पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर हम एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर आप मेजर करते हैं तो उस वक्त उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टन हो जाएगा, और अगर आप उसका मोमेंटम मेजर करते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टन हो जाएगी। यानी कि साइमल्टेनियसली अगर आप ये चाहें कि आप उसका मोमेंटम और पोजीशन जो है उसको मेजर करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यही जो है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कहलाता है। तो सपोज करें कि हमारे पास एक्स जो है पोजीशन, ठीक है, इसके अंदर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है, और जो मोमेंटम हमारे पास पी एक्स है इसमें डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी है। तो अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आप ये चाहते हैं कि इनको साइमल्टेनियसली मल्ले करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। तो एच के साथ इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। अब एच जहां पर एच आ जाता है तो उसका मतलब है कि यू हैव एंटर्ड इनटू द क्वांटम रजीम, यानी कि क्वांटम रजीम के अंदर जो अब आ गए वहां पर प्लैंक कांस्टेंट है जो है वो आ जाता है। तो अब इसको हम इसका प्रूफ देखना है कि हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो प्रूफ देखें। आप सपोज करें कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसका कि मास m है, लेकिन एटॉमिक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रहा है तो इससे के साथ जो रिलेटेड डी ब्रॉगली वेव लेंथ होगी, ठीक है, वो होगी लैम्डा एच ओवर पी एक्स। ये फार्मूला आपको याद है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, जिसमें मटेरियल पार्टिकल जो होता है उसके साथ एक वेव लेंथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि मैटर की ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर मीन्स कि मैटर एट अ टाइम जो है वो एज ए वेव भी बिहेव कर रहा होता है, और उसके साथ एक डी ब्रॉगली वेव लेंथ या वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो हमने इसको लिखा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी एक्स। तो यहां से पी एक्स की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं, तो वो आएगी एच ओवर लैम्डा। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि h ओवर 2 पाई और 2 पाई ओवर लैम्डा, यानी कि 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड करना। तो पी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू h ओवर
2 पाई के, क्योंकि हमें पता है कि 2 पाई ओवर लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू के। के क्या होता है? वेव नंबर। अब जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम के अंदर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा पी एक्स एच ओवर 2 पाई डेल्टा के। ठीक है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। यही वाली, इसी को मैंने डेल्टा पी एक्स जो है वो राइट डाउन कर दिया। इसको कह दे कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। अब यहां पर अगर सिंगल एक वेव पैकेट जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो विड्थ है इस वेव पैकेट की वो डेल्टा एक्स होगी, और जो रेंज है इसके स्प्रेड की, वो इसके स्प्रेड की रेंज जो है वो आप डेल्टा के, जो कि वेव नंबर है, उससे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा के ये आपस में रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन। तो यहां से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो वो 1 ओवर डेल्टा के बराबर आ जाएगी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच ओवर 2 पाई डेल्टा के ओवर डेल्टा के। तो ये इससे काट जाएगा, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। अब चूंकि यहां पर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लिहाजा मोमेंटम के लिए अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको लिख करेंगे तो एक्स वाई और जेड उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स एक आ जाएगी इक्वेशन, डेल्टा पी एक्स एच ओवर 2 पाई डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई एच ओवर 2 पाई डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड एच ओवर 2 पाई। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगा एज ए मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ये क्या है? दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके पास मैथमेटिकल फार्मूलेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग ने इसको ड्राइव किया था इन 1927। ठीक है, 1927 में ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव की गई थी। अच्छा, अब ये हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं ये अप्रॉक्सीमेट हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि आप सर्टेनिटी से इनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो हम इन रिजल्ट्स को लिख लेते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एस ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। तो अब जो भी आपके पास पार्टिकल होता है, ठीक है, उस पार्टिकल को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस पार्टिकल को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि हम ये कंसिडर करते हैं कि उस पार्टिकल के साथ जो है वो पैकेट्स ऑफ वेव्स जो एसोसिएटेड है। क्या है? पैकेट्स ऑफ वेव्स उसके साथ एसोसिएटेड है, और वो पैकेट्स ऑफ वेव्स जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड जो हैं उनकी रेंज डेल्टा के, यानी कि ये डेल्टा के जो वेव नंबर है उससे उसकी रेंज जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। और डेल्टा पी एक्स जो है उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम है, या जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हमने डेफिनेशन देखी है ये वाली, ठीक है जी, कि आप साइमल्टेनियसली जो है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, हम ये भी इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ पार्टिकल
कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव पैकेट in which both position and momentum have small ranges. ठीक है, तो आप पार्टिकल को नहीं डिस्क्राइब कर सकते जिसके अंदर मोमेंटम और पोजीशन की जो रेंजेस है वो स्मॉल हो। ठीक है, तो आप स्मॉल रेंजेस के साथ हम अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उस अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इनका लार्ज होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब ये वाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये रिलेशन था पोजीशन और मोमेंटम के दरमियान। अब इसका एक और रिलेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी टाइम। एनर्जी टाइम रिलेशन। तो एनर्जी टाइम रिलेशन के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी और टाइम को किसी भी पार्टिकल के, ठीक है, जो भी क्वांटम पार्टिकल है उसको आप अनलिमिटेड पर Cn के साथ मेजर कर सकें। यानी कि अगर एनर्जी सर्टन होगी तो टाइम अनसर्टन हो जाएगा, अगर टाइम सर्टन होगा तो एनर्जी जो है वो अनसर्टन हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो रिलेशन है इसके दरमियान आप देखेंगे हमें इस रिलेशन का पता है कि वी एक्स वेलोसिटी अगर एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स डेल्टा टी के बराबर है, तो यहां से अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लूं तो ये डेल्टा एक्स ओवर वी एक्स के बराबर आ जाएगी। ये मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर ये टाइम और एनर्जी जो है इसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग मोशन ऑफ ए वेव पैकेट। एक वेव पैकेट की मोशन है जहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो विड्थ है इस वेव पैकेट की, और ये वेव पैकेट डेल्टा एक्स विड्थ के साथ मूव कर रहा है किसी टाइम डेल्टा टी के अंदर, और उस टाइम जिस टाइम डेल्टा टी के अंदर ये मूव कर रहा है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी v ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये मैंने डेल्टा टी जो है डेल्टा एक्स ओवर वी एक्स के बराबर लिख दिया। ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अब इसकी एनर्जी जो है 1/2 mv² एक्स के बराबर होगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ अगर m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो m² vx ओवर 2m, तो ये हमारे पास आ जाएगा m v² x जो है ये p² x ओवर 2m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास है अनसर्टेनिटी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल्टा ई जो अनसर्टेनिटी है ये आ जाएगी आपके पास 2px 2m और डेल्टा px। और इधर मैंने m से मल्टीप्लाई किया था, इधर m² भी आना है इसके ऊपर। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू px डेल्टा px ओवर m।
तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि डेल्टा ई वी एक्स, इसको अगर पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो एम वी एक्स, ठीक है, और डेल्टा पी एक्स डिवाइडेड बाई एम, तो एम एम से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ई वी एक्स डेल्टा पी एक्स के बराबर आ जाएगा। इसको कहते हैं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एक्स डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स ओवर वी एक्स। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, तो ये इसे काट जाएगा, तो डेल्टा ई डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स के, ठीक है। और डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स आपको पता है कि बराबर होता है एच ओवर 2 पाई के। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ई डेल्टा टी एच ओवर 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब ये आपके पास क्या है, रिलेशन है एनर्जी और टाइम का, अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जितनी भी एनर्जी की मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इनहेरिटेड ही एक अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है, अनलेस के आपके पास इनफाइनाइट टाइम हो इनको मेजर करने का। तो इनफाइनाइट टाइम तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब फाइनाइट टाइम के अंदर आप इनको कर रहे हैं तो फिर इनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। हाँ, अगर इनफाइनाइट टाइम हो तो इनफाइनाइट टाइम के अंदर जाकर हो सकता है कि किसी जगह पर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम का तो नहीं आपको पता ना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सिस्टम है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते रहे, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, हो सकता है किसी इनफाइनाइट टाइम के ऊपर जाकर वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो आप उसकी प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद रहती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमें ये बता रहा है कि हम जो है नहीं जान सकते एवरीथिंग अबाउट ए पार्टिकल, ठीक है, हर चीज को सर्टेनिटी से पार्टिकल के बारे में नहीं जान सकते उसकी एनर्जी, टाइम, मोमेंटम और पोजीशन, ये तीनों चीजें जो है ये अनसर्टेन है। आप कभी भी इनके बारे में इकट्ठा साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली इनके बारे में प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। एक अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा किसी भी क्वांटम सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद रहती है, ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी जो है, ये तो हमने प्रूव करके देख लिया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। अब जरा मैं इसकी थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है इसको डिस्कस करूंगा। Physical significance of uncertainty principle। अब कुछ कंक्लूजन जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ड्राइव किए गए, तो उनको अगर हम देखते हैं तो पहला कंक्लूजन ये था कि अगर मोमेंटम जो है पार्टिकल का
अगर आप उसको डिटरमिन कर लें विद एक्यूरेसी एट सम इंस्टेंट, तो अगर मोमेंटम को कर लेते हैं तो उसका मतलब है फिर कि उसके अंदर डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी। तो अब इस अगर डेल्टा पी एक्स जीरो है तो फिर यहां पर पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जीरो है तो फिर पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये फर्स्ट कंक्लूजन था इसका। दूसरा, अगर जो पोजीशन है पार्टिकल की उसको हम डिटरमिन करें एक्यूरेसी के साथ, तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो फिर डेल्टा पी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देख लें कि अगर एक चीज के अंदर सर्टेनिटी आती है तो दूसरी इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप इनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, वैसे ही इनफाइनाइट हो जाता है तो इनफाइनाइट को कैसे आप मेजर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है, अगर एक पार्टिकल मास m का मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो इसका डेल्टा x डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 2 पाई होगा। यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं पी एक्स की, तो डेल्टा x डेल्टा एम वी एक्स h ओवर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा x डेल्टा वी एक्स h ओवर m 2 पाई। तो अगर हैवी बॉडीज हो, ठीक है, यानी कि हैवी बॉडीज का मतलब है कि जिनका मास ज्यादा हो, तो फॉर हैवी बॉडीज, अगर हैवी बॉडीज हो तो फिर h ओवर 2 पाई m विल गोज टू जीरो और अनसर्टेनिटी वैनिश हो जाएगी। क्योंकि अनसर्टेनिटी किन पार्टिकल्स के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर। जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर अनसर्टेनिटी हैवी बॉडीज के अंदर जो है वो वैनिश हो जाती है। तो फिर इस केस के अंदर मोमेंटम और पोजीशन जो है उसको आप हैवी बॉडीज के मोमेंटम और पोजीशन को आप साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फिर क्या हो गया, दिस इज ए लिमिटिंग केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लिमिटिंग केस होगा। लिमिटिंग केस क्या होगा कि बॉडी को बहुत ज्यादा आपने हैवी जो है वो कर दिया। तो अनसर्टेन जो है वो हैवी बॉडीज के लिए फिर वो जीरो के बराबर जो है वो हो जाती है। ठीक है जी, ये कुछ इसके कंक्लूजन थे जो ड्राग। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उसको भी जरा आप डिस्कस करके देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और मैटर को जस्टिफाई करता है पहले नंबर पर। ठीक है, नंबर 1, जस्टिफाई द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। आपको इस बात का पता है कि लाइट और मैटर ड्यूअल नेचर शोर करते हैं, यानी कि लाइट जो होता है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव करती है। इसी तरह मैटर जो है एज ए मैटर भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी। तो ये उसको जस्टिफाई करता है उसको। अब दूसरे नंबर पे ये जस्टिफाई करता है कि
इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरे नंबर पर यह कहता है कि जो बोहर ऑर्बिट्स होते हैं उनके कोई वेल डिफाइंड कंटूर्स जो हैं वो नहीं होते, बल्कि ये फजी स्फेरिकल शेल्स होते हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है, बोहर ऑर्बिट्स आर नॉट वेल डिफाइंड कंटूर्स but they are fuzzy spherical shells। ये फजी स्फेरिकल शेल्स होते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पर ये आपको बताता है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये चार इसके जो हैं वो हैं। पहले की तो हमें समझ आ गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाई? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? ये वजह नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, न्यूक्लियर फोर्स तो होती ही है भाई। आप इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है आपने। इस चीज़ को सेकंड ईयर की जो किताब है उसके अंदर ये उसने सॉल्व किया हुआ, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकलती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो निकालता है हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी आप निकालें कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है उसका ले लें डायामीटर जो कि उसका डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, वहाँ से और एम वी एक्स डेल्टा एक्स, या मैं कर नहीं रहा यहाँ पर, तो वो वेलोसिटी निकालें तो वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा निकलती है। वो इतनी नहीं निकलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस के अंदर रह सके, ठीक है। ये आपने सेकंड ईयर की किताब खोल के तो उस एग्जाम्पल को देखना है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इससे हमें पता ये चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर बोहर ऑर्बिट्स आर वेल डिफाइंड कंटूर्स। अब बोहर ऑर्बिट्स जो हैं, अब वैसे तो बोहर ऑर्बिट को क्या कर रहे होते हैं कि सर्कुलर ले रहे होते हैं।
सर्कुलर ले रहे होते हैं और उसके लिए आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, L इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये निकालते हो ना एंगुलर मोमेंटम। ये बोहर थ्योरी के अंदर। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो आपके पास शेल्स हैं ये प्योरली कंटूर्ड नहीं है, ये सर्कुलर नहीं है, ये बल्कि फजी है ये, ठीक है। फजी का मतलब होता है जिसके जो ज़रा धुंधला सा हो, जो क्लियर कट चीज़ आपको नज़र ना आए, यानी कि जो सफेरिकल शेल भी होंगे लेकिन वो सफेरिकल शेल ऐसे आपको नज़र आएंगे हिलते हुए, ठीक है, उनके अंदर ऐसे हिलते, वो फजी आपको नज़र आएंगे, वो बिल्कुल कंपैक्ट सर्कुलर जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद जो चौथे नंबर के पे 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब 0 पॉइंट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है EN n+1/2 H कट ओमेगा, ठीक है। तो इसमें n0 अगर आप रख दें तो E जो है वो 1/2 H कट ओमेगा आ जाती है, इसको कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। और ये 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है ये वैक्यूम फ्लक्चुएशंस की वजह से होती है। ये एनर्जी जो है कोई फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं जिनकी वजह से इवन के n 0 है लेकिन फिर भी एनर्जी मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये 0 पॉइंट एनर्जी जो है वैक्यूम फ्लक्चुएशंस जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे 2 क्वेश्चंस हैं, ये बुक में हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं। इसके अंदर इन्होंने अनसर्टेनिटी ही कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इसके अंदर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये चैप्टर जो है अब नो इट इज फिनिश्ड। नो आई विल मूव एप टू चैप्टर नंबर 3। अब हम चैप्टर नंबर 3 जो है इस पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये फॉर्मल थ्योरी ऑफ क्वांटम सिस्टम, फॉर्मल थ्योरी ऑफ क्वांटम सिस्टम। अभी आपने पीछे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करना आपने सीखा है, यानी कि क्वांटम अलजबरा जो है उसको अंडरस्टैंड करना की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम जिन स्पेसेस के अंदर क्वांटम सिस्टम के लिए वर्क करते हैं उनको हम यहाँ पर अब डिस्कस जो है वो करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो नंबर 1 के ऊपर जो है वो लीनियर वेक्टर स्पेस है। अब लीनियर वेक्टर स्पेस जो है ये कंसिस्ट कर रहा होता है 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, और इसके ऊपर 2 अलजेब्रिक रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। नंबर 1 रूल जो है वो इसके ऊपर ये अप्लाई होता है कि अगर आपके पास है ए सेट ऑफ वेक्टर्स साई फाई और काई, ठीक है, एक ये सेट है एंड ए सेट ऑफ स्केलर्स, और स्केलर्स का एक सेट है ए बी और सी। ये 2 सेट्स हैं आपके पास वेक्टर्स का और स्केलर का, 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि ये जो वेक्टर एडिशन है इसके अंदर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और रूल ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इस पे अप्लाई होती है। ए रूल ऑफ
वेक्टर एडिशन एंड a rule of vector multiplication। ठीक है, तो ये बेसिकली दो इसके अंदर जो अलजेब्रिक रूल्स हैं, जो एक है कि ये सेट्स हो सकते हैं स्केलर और वेक्टर्स के, दूसरा ये है कि उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हैं वो लगते हैं वेक्टर के। अच्छा, अब पहले नंबर पे हम देखते हैं इसके अंदर जो एडिशन रूल है। तो एडिशन रूल जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप आप जानते हैं कौन सा होता है? अबेलियन ग्रुप वो होता है जिसमें कम्यूटेटिव लॉज होल्ड करते हैं। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉज होल्ड करते हैं उनको अबेलियन ग्रुप का नाम हम देते हैं। तो अब एडिशन रूल के अंदर आप देखें कि अगर पहले नंबर पर आप देखें कि अगर साई या फाई ये वेक्टर एलिमेंट्स हैं ऑफ स्पेस, ये किसी स्पेस के वेक्टर एलिमेंट्स हैं, तो इनका सम जो है वो साई प्लस फाई जो है वो भी एक वेक्टर होगा ऑफ द सेम स्पेस। यानी कि अगर आप इसका सम ले लें साई प्लस फाई, तो ये वेक्टर सम भी इसी स्पेस का होगा जिसके अंदर आपने साई और फाई को लिखा है, उनका सम भी ले लें तो वो भी उसी स्पेस का हिस्सा होगा। वो कोई दूसरी स्पेस नहीं बन जाएगी, आप उसी स्पेस के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कम्यूटिविटी। ये कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि अगर आप इसको कहें कि साई प्लस फाई है तो फाई प्लस साई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर अगर आप देखें तो ये एसोसिएटिव भी होता है। तीसरे नंबर पे साई प्लस फाई प्लस काई इज इक्वल टू साई प्लस फाई प्लस काई, तो ये एसोसिएटिव है। अच्छा, अब यहां पर अगर कोई जीरो या न्यूट्रल वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हर वेक्टर साई जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक जीरो वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जीरो प्लस साई इज इक्वल टू साई प्लस जीरो इज इक्वल टू साई, जीरो को ऐड करोगे तो वो बाद में साई ही आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये चौथा हो गया। पांचवें नंबर पे यहां पर सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि हर वेक्टर साई जो है उसका एक सिमेट्रिक वेक्टर भी होगा जो कि माइनस साई होगा। यानी कि अगर साई एक वेक्टर है तो इसका एक सिमेट्रिक वेक्टर माइनस साई भी होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि साई प्लस माइनस साई और माइनस साई प्लस साई इज इक्वल टू जीरो। सिमेट्री है तो सिमेट्री की वजह से ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके एडिशन के रूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है।
मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स जो हैं उसमें जो वेक्टर्स है, स्केलर्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्केलर जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो प्रोडक्ट है स्केलर की विद वेक्टर, यानी कि अगर आप स्केलर और वेक्टर की प्रोडक्ट लें तो आपको एक और वेक्टर मिलेगा। यानी कि स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ए कोई स्केलर है तो इसको साई से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद स्केलर नहीं हो जाएगी, ये वेक्टर ही रहेगी। ठीक है, तो अगर साई और फाई जो है, आ जाओ सर आ जाओ, हो गया मेरा कंप्लीट है सर। मैं अच्छा, अगर साई और फाई जो है वो टू वेक्टर हैं स्पेस के अंदर, तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, मिसाल के तौर पर मैं लिखूं ए ऑफ साई प्लस बी ऑफ फाई, ठीक है ना, ये स्केलर को इनके साथ मैंने मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। तो यहां पर ए और बी क्या है? ये ए और बी जो है वो स्केलर है। ठीक है, तो आपने जब इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिलेशन क्या रहा है? ये वेक्टर ही रहा है, ये स्केलर नहीं मान गया। आपको पता है इस रूल का कि जब स्केलर को वेक्टर के साथ मिसाल के तौर पर आप देखें ना, ये जो होता है पी एम वी, ये क्या है? एम स्केलर है और वी वेक्टर है। ठीक है अभी बाकी रहते हैं, अभी इधर मैं इसको एंड कर रहा हूँ।